स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। और दोस्तों, आप सभी ये चीज़ जानते हैं कि एक क्वेश्चन हमेशा ये बना रहता है, चाहे जितने भी न्यूज़पेपर हों, सोशल मीडिया हो, महंगाई को लेकर, जिसको हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। और अभी रिसेंटली दोस्तों, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो मेजर कंसर्न है वो ग्रोथ को लेकर है रादर देन इन्फ्लेशन। तो क्या इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में कोई रिलेशन है, और वो रिलेशन कैसा है? कई बार आप सभी ने ये सुना होगा कि कुछ महंगाई यानी कि सम इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, और साथ में ही ये भी कहा जाता है कि टू मच इन्फ्लेशन इज बैड फॉर इकोनॉमी। तो आखिर है क्या ये सारी चीजें? यानी कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें आपको आज क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप इकोनॉमी के अंदर में जब ये चीजें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो चलिए डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार ऑफर है आप सभी के लिए कि मात्र 17,499 रुपए में आपको यूपीएससी की तैयारी का पूरा मटेरियल, पूरी क्लासेस, लाइव वो भी सब कुछ मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सीसेट की क्लासेस। तो देर नहीं करना है दोस्तों, आपको 17,499 रुपए में आज इसे एनरोल कर लेना है, क्योंकि आज इस ऑफर की लास्ट डेट है। उसके बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन एनरोल करते समय आपको कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव कोड ही यूज करना है दोस्तों। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो अभी जो हमारा फिस्कल ईयर है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, उसके अंदर में हमारा जो इन्फ्लेशन है इस समय पर 7.2%। भले ही, क्योंकि देखिए सितंबर मंथली जो इकोनॉमिक रिव्यू था उसके अंदर में फाइनेंस मिनिस्टर जी ये बयान दे रहे थे कि वर्ल्ड के अंदर में इन्फ्लेशन रेट 8% है, और उसके मुकाबले में जो भारत के अंदर में चल रहा है वो 7.2% यानी कि कम है। यानी कि वही कहने की कोशिश कर रहे थे कि पहली बात तो वर्ल्ड के अंदर में ही इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है, और उसके कई सारे कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कारण क्या है? रशिया और यूक्रेन की वॉर, वो भी हम देखेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया बहुत अच्छा क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7.2% है, जो कि वर्ल्ड के इन्फ्लेशन रेट से कम है। दूसरी चीज, तीसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए मेजर जो कंसर्न है वो इन्फ्लेशन नहीं, ग्रोथ है। ये चीज उन्होंने कही। और हायर इन्फ्लेशन हर बैंक का क्या है? बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहा। और कैसे इससे बाहर निकला जाए, कैसे इकोनॉमी को सुदृढ़ किया जाए, ये आप यूएस को ले लीजिए, यूरोप को ले लीजिए, हर जगह, इवन यूरोप के अंदर में दोस्तों, यूके के अंदर में, ब्रिटेन के अंदर में तो सरकार तक चेंज होगी। 3 महीने के अंदर में प्राइम मिनिस्टर वहां के चेंज हो गई। सोनिक जी वहां के अब नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो यानी कि ये समझने की कोशिश करिए कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो महंगाई आखिर होती क्या है दोस्तों? महंगाई को कंट्रोल कौन करता है? महंगाई को भारत के अंदर में कंट्रोल करने की किसकी जिम्मेदारी है? महंगाई किस किस कारण से बढ़ती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि देखिए, यहां पर एक गवर्नमेंट भी है और दूसरी तरफ में आरबीआई भी है, सेंट्रल बैंक। अब गवर्नमेंट का जब आप देखते हैं इलेक्शन के अंदर में मैनिफेस्टो जब जारी करते हैं तो वो क्या प्रॉमिस करते हैं? जॉब प्रॉमिस करते हैं, जीडीपी ग्रोथ प्रॉमिस करते हैं। तो यानी कि जॉब क्रिएशन, जीडीपी ग्रोथ, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट साइड की। और जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है हमारा, उसकी जिम्मेदारी होती है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और याद रखिएगा कि गवर्नमेंट एंड आरबीआई के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उस एग्रीमेंट में कहा गया है कि 2% से लेके 6% तक, यानी कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए,
आइडियली 4% इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी में रहना चाहिए। जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी कि क्या महंगाई इकोनॉमी के लिए सही है, तो याद रखिएगा कभी भी आइडियली ये नहीं कहा जाता है कि इन्फ्लेशन रेट 0 हो जाए। हमेशा आइडियली ये कहा जाता है कि 4% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो इकोनॉमी किसी भी कंट्री की अपनी ऑप्टिमम सिचुएशन पर है। और अगर मिनिमम चली जाए तो कितने पे चली जाए? 2% पे चली जाए। और मैक्सिमम अगर जा सकती है तो 6% पे चली जाए। इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो या इससे कम हो तो आरबीआई को क्या करने पड़ते हैं? एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो मैं आपको यहां पर ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये हम 4% आइडियली क्यों बोल रहे हैं, या हम ये क्यों कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन होना ही चाहिए। तो दोस्तों उसके पहले आपको इन्फ्लेशन क्यों होता है उसके कुछ रीजन समझने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको ये समझना पड़ेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, एक इन्फ्लेशन देश के अंदर में मॉनेटरी सप्लाई के कारण में होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के कारण में होता है। जब आप कंट्री के अंदर में जरूरत से ज्यादा क्या करें, करेंसी को सप्लाई कर दे, लोगों के पास में एक्स्ट्रा मनी हो। अब आप खुद सोचिए, लोगों के पास में अगर एक्स्ट्रा मनी होगी तो वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। और यानी कि दोस्तों यहां पर क्या होगी? जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आपको बार बार कह रहा हूं, ये भी एक रीजन है इन्फ्लेशन का। तो सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या? आप ये देखिए कि आपने ज्यादा पैसे क्या किए? सप्लाई कर दिए मार्केट के अंदर में। एक्सेस सप्लाई के कारण में क्या हो रहा है? वहां पर इन्फ्लेशन होगा एक्सेस सप्लाई के कारण में। और उसके कारण में दोस्तों आपकी जो करेंसी की क्या है? वैल्यू कम होती रहेगी। ऐसी दोस्तों फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक, फिस्कल पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी करती है। अब अगर आप मान के चलिए कि बोरो कर रहे हैं, कहीं से उधार ले रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर में। ज्यादा अगर आप बोरो करते हैं उसके कारण में क्या होता है? आप ज्यादा टैक्स लगाएंगे उसको फुलफिल करने के लिए। और इसके कारण में दोस्तों आप उसको रीपे करने के लिए एडिशनल करेंसी को प्रिंट करेंगे। ये भी एक रीजन होता है इन्फ्लेशन के लिए। लेकिन अभी जो हम चीज समझ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंट्री के अंदर में या किसी रीजन के अंदर में 10 चॉकलेट बनती हैं। अब 10 चॉकलेट बन रही हैं तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20 लोग ही डिमांड करते हैं, तो इसका प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में 10 रुपए एक चॉकलेट का। लेकिन अगर ऐसा हो कि लोगों के पास में पैसा आ जाए और वो डिमांड करने वाले नंबर इंक्रीज हो जाए, यानी कि अब लोग 100 लोग डिमांड करने लग जाएं इसी 10 चॉकलेट की, यानी कि चॉकलेट मैन्युफैक्चरर को या चॉकलेट सेलर को ये लग रहा है कि हाँ भाई, अब 100 लोग क्या कर रहे हैं? इसके डिमांड कर रहे हैं। इसके कारण में क्या होगा? इसका प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों प्राइस अगर बढ़ता है, क्यों? क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो जाती है और आप उस टाइम पीरियड के अंदर में सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पा रहे। देखिए, 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कितनी है? 20। तो इन दोनों के गैप के कारण में क्या होती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इन्फ्लेशन एक और कारण से होती है, सप्लाई साइड के ठप हो जाने के कारण। मान के चलिए डिमांड करने वाले लोग अभी भी 10 ही हैं, लेकिन जो 10 चॉकलेट बनाई जा रही थी वो फैक्ट्री ही क्या हो जाए? बंद पड़ हो जाए। यानी कि सप्लाई साइड, सप्लाई चेन क्या हो गई? डिसरप्ट हो गई है। यह भी एक मेजर रीजन है इन्फ्लेशन के होने का। अब दोस्तों मैं आपको ये समझा रहा था कि इन्फ्लेशन जरूरी भी कहा जाता है। उसको एक समझने की कोशिश करिए। किसी भी देश के अंदर में इकोनॉमिक अगर ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के पीछे ये रीजन कहा जाता है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी। जीडीपी ग्रोथ हो रही है, एक पॉजिटिव साइन होता है। फर्दर भी इन्वेस्टमेंट आएगी, बिल्कुल सही बात है। अब जब इन्वेस्टमेंट आती है दोस्तों तो क्या होता है? वहां पर जॉब क्रिएशन होती है। अब जब जॉब क्रिएशन होती है तो आपके पास में क्या आती है? इनकम आती है। और जब आपके पास में इनकम आती है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। और ज्यादा डिमांड होने के कारण में, क्योंकि सप्लाई साइड एकदम से अपने आप को तैयार नहीं कर पाई है, उस कारण से क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब जब किसी भी कंट्री के अंदर में ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तब तब ज्यादातर चांसेस हैं कि इन्फ्लेशन भी होगी, यानी कि महंगाई भी होगी। हमेशा ये चीज सही नहीं रहती। इसका एक एक्सेप्शन भी है, स्टैगफ्लेशन। प्लीज ये टर्म्स याद रखिएगा। इसका एक्सेप्शन भी है, स्टैगफ्लेशन, जहां पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे चल रही है लेकिन महंगाई इंक्रीज होती जा रही है। अब इसको, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे महंगाई को
बढ़ रही है। क्यों? एक तो सप्लाई साइड आप सभी जानते हैं, कोविड के दौरान में दोस्तों सप्लाई चेन पूरी की पूरी ठप थी। और अभी मेजर जो इंडिया के अंदर में इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं, वो रादर देन डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जगह पर आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा काम कर रहे हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। रशिया यूक्रेन के बीच के वॉर के कारण में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब ऑयल के प्राइसेस मेरे दोस्तों इंक्रीज हो रहे होंगे, तो उसका आप जानते हैं कि इंडिया मैक्सिमम क्रूड ऑयल को क्या करता है? इंपोर्ट करता है। अब जब आप खुद सोचिए, अब ये जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं यहां पर। बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितना ज्यादा आप इंपोर्ट करते हो उतना ज्यादा आपकी करेंसी भी क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। यानी कि उतना ज्यादा आप और पे करते रहेंगे, इन्फ्लेशन और बढ़ता रहेगा। अब आप खुद सोचिए, इंडिया के अंदर मैक्सिमम चीजों के अंदर में जो आपका ये ऑयल है, क्रूड ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, तो कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एक रीजन। दूसरा, रशिया यूक्रेन के कारण में काफी सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और इस कारण से भी इन्फ्लेशन क्या हो रहा है दोस्तों? इंक्रीज हो रहा है। ये चीजें कनेक्ट करते रहिए। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ग्रोथ के साथ में इन्फ्लेशन होती है, अच्छी चीज है। और यही कंसर्न निर्मला सीतारमण जी का भी है। लेकिन अब इन्फ्लेशन अगर 6 की एम्बिट से बाहर चला जाए, और आरबीआई को अब क्या करना है? काम करना ही है। क्योंकि भाई साहब उनके ऊपर में जिम्मेदारी है कि 6 से ज्यादा जाएगा तो उनकी जवाबदेही है। अब वो आ जाते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। आइडियली मार्केट में ये कहा जाता है कि जब आप मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, तब मार्केट में ज्यादा लोग बोरो करते हैं। यानी कि मार्केट में क्या हो रहा है? मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। और जो बोरो कर रहे होते हैं वो या तो कंजम्पशन करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक साइकिल को कंज्यूम कर रहे हैं, साइकिल को परचेज कर रहे हैं, यानी कि जो उसका प्रोड्यूसर है उसके पास में एक मैसेज जा रहा है कि हाँ, मार्केट में साइकिल की डिमांड है। तो यानी कि वो फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, फर्दर लोगों के पास इनकम आएगी, फर्दर इनकम आएगी, फर्दर जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन फर्दर क्या होगा? उसके बाद में डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये साइकिल बनता चला जाएगा ना। दूसरी चीज दोस्तों, मनी सप्लाई को कैसे इंक्रीज किया जाता है? आरबीआई एक रेट का इस्तेमाल करता है जिसको बोलते हैं हम रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। वो रेट जिस पे आरबीआई लेंड करता है, पैसा देता है किसको? बैंक को। फॉर एग्जांपल एसबीआई को। तो अगर मान के चलिए आरबीआई जिस रेट पर एसबीआई को पैसा दे रहा है, उस रेट यानी कि रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए। यानी कि अगर मार्केट में आप रेपो रेट को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपको और मुझे यानी कि एक्स वाई जेड हम जो लोग हैं, हमको जो लोन मिलता है जिस इंटरेस्ट रेट पर, वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एसबीआई को भी तो रेट ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अब रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जितना लोन लेना चाहते थे उतना नहीं लेंगे। यानी कि मार्केट के अंदर में मनी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब मार्केट के अंदर में अगर मनी सप्लाई डिक्रीज होगी दोस्तों, तो आपका इन्फ्लेशन भी क्या होगा? कंट्रोल होगा। तो इन शॉर्ट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? मनी सप्लाई को कम किया जाता है। और मनी सप्लाई जैसे ही कम करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप क्या करते हैं? रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे। रेपो रेट अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके कारण में आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। और इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब दोस्तों यहीं पर रिलेशन आ गया इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा दोस्तों, तो ग्रोथ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा। और इस समय प्रेजेंट टाइम पर, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी यही कह रही हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है अभी पूरी तरीके से रिवाइव नहीं करी है। हम ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को जितना कम रखें उतना बढ़िया है, क्योंकि हमें उतना ज्यादा क्या चाहिए? इकोनॉमी के अंदर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, उतना ज्यादा हमें पैसा चाहिए। लेकिन क्योंकि आरबीआई के ऊपर में जिम्मेदारी है कि उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, एनी हाउ कंट्रोल करना है, और इस कारण से उन्होंने क्या किया है? अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग क्या, यानी कि इसमें 6 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट की तरफ से। ये रेट को डिसाइड करते हैं। रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, क्या नाम है आपका, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, इन सब के रेट को डिसाइड करते हैं, जिसके बेसिस पर क्या है? आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये मैं
आइडियली बता रहा हूँ, जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तब तब इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, ये चीज समझिएगा। अब जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाएंगे तो आपको मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी, और ये कहा जाता है मनी सप्लाई का इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर में पड़ेगा दोस्तों। दूसरे भी और भी मैकेनिज्म कहे जाते हैं कि भाई आप इन्फ्लेशन रेट को अगर कम करना चाहते हैं तो हायर टैक्स लगा दीजिए, जिसके कारण में जो स्पेंडिंग है, जो खर्चा करना है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसके कारण में आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन इस समय पर सबसे ज़्यादा फोकस रेपो रेट के ऊपर में दिया जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो ऐसा इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा जब कोई बैंक उनसे बोरो करता है। और इसको अगर वो चेंज करते हैं, यानी कि जब रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, उसके कारण में मार्केट में मनी सप्लाई क्या होती है, कम होती है, इन्फ्लेशन कम होता है। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी। ऐसे ही जब रेपो रेट को कम किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, उसके कारण में दोस्तों इन्फ्लेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसी दोस्तों एक और चीज होती है कैश रिजर्व रेशो। आप अपने घर के अंदर में देखिए, जब आप कुछ पैसा अर्न करते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा सेविंग करते हैं, कुछ हिस्सा इमरजेंसी के लिए बफर बनाकर रखते हैं। ऐसे ही दोस्तों हर बैंक के पास में ये जिम्मेदारी है कि एक कैश रिजर्व रेशो के रूप में कुछ हिस्सा वो आरबीआई के पास में क्या करें, जमा करके रखें, और कुछ हिस्सा जिसको हम एसएलआर भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, अपने पास में रखें। अब आपको सोचिए, एग्जांपल देता हूं, किसी के पास में 100 रुपए अर्निंग है किसी बैंक के पास में, उसमें से 40 रुपए उनको क्या करना है, रिजर्व में रखना है, जिसमें से 20 रुपया सीआरआर है और 20 रुपया एसएलआर है। यानी कि अब उनके पास में लोन देने के लिए कितने रुपए बचे, 60 रुपए बचे। तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर का भी इस्तेमाल करता है मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। अगर इन्फ्लेशन को उन्हें कंट्रोल करना है तो इनको बढ़ा दिया जाएगा। अब जैसे ये दोनों बढ़ाए गए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बैंक के पास में कम पैसा है लोन देने के लिए फर्दर। इससे मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। तो ये रिलेशन मैं आपको समझा पाया हूंगा मेरे ख्याल में कि आइडियली ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए, आइडियली ये कहा जाता है कि इकोनॉमी के अंदर में जो आपके पास में पोटेंशियल है, जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं, आप अगर उनका सही से यूटिलाइजेशन करेंगे, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसके कारण में नेचुरल इन्फ्लेशन होना जरूरी है। अगर नेचुरल आप देखिए, एक और चीज समझिए, इन्फ्लेशन को आप दुश्मन मान सकते हैं किस चीज का, एम्प्लॉयमेंट का भी, है ना। समझिए, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं यानी कि जॉब क्रिएशन हो रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बढ़िया है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट हो रही है, जॉब लोगों की लग रही है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, उस समय पर कम होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इंक्रीज हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के होने के साथ साथ में इन्फ्लेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है ना। अब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने गए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने गए तो आपने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हर्ट कर दिया, और इकोनॉमिक ग्रोथ को जैसे ही आपने हर्ट किया तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट को भी क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो बहुत क्लोज रिलेशन है आइडियल सिचुएशंस के अंदर में। लेकिन ये कभी भी ऐसे ही काम नहीं करती, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। वर्ल्ड के अंदर में क्या करेंसी रेट है, भारत की करेंसी कैसे चल रही है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, सारी चीजें इसके ऊपर में डिपेंड करती हैं। लेकिन ये जो मैं आइडियल एक रिलेशन है, आई थिंक आपको समझा पाया हूँ। बहुत ही ईजी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आप ज़्यादा परेशान ना हो। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये शानदार अपॉर्चुनिटी, शानदार ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। आप इसको आज ही एनरोल कर लीजिए, उसके बाद में ऑफर ये खत्म हो जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।